सो हेलो एवरीवन, आज एक अमेजिंग सुपर कूल ऑफिसर के साथ, दिल्ली पुलिस ऑफिसर के साथ हमारा न्यू पॉडकास्ट आ चुका है। आप सबको पता है जैसे कि हमारा चैनल लगातार दिल्ली पुलिस के लिए रेगुलरली दिल्ली पुलिस को प्रमोट कर रहा है, रेगुलरली उनके वर्क को आगे लेके आ रहा है। तो आज एक न्यू सब इंस्पेक्टर ऑफिसर, जिसको सुपर कूल दबंग ऑफिसर भी बोल सकते हैं, तो उनसे आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। तो वेलकम सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। सो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ दे दीजिए। अच्छा, मेरा नाम है विश्व विजय राठी और मैं दिल्ली पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर अभी जॉब कर रहा हूँ। मैंने पहले 2010 में एज ए कांस्टेबल दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं सब इंस्पेक्टर में प्रमोट हो गया आया। तो जैसे कि प्रथम ने बताया कि मेरा इंस्टाग्राम पे सुपर कूल के नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो वो मैंने अपने लिए इसलिए रखा क्योंकि मैं अपनी वर्किंग में भी अपना यही लाइफ स्टाइल लाता हूँ, कूल ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो सब इंस्पेक्टर का जो वर्क है वो काफ़ी वर्कलोड वाला है, हैवी वर्क रहता है। उसमें अगर हम कूल नहीं रहेंगे तो अपने आप को डिप्रेस कर लेंगे और अपने हेल्थ को और अपने फिजिकल मेंटल हेल्थ को हम खराब कर लेंगे। इसलिए मैं अपना इस कूल पॉइंट को आगे रखता हूँ। तो आप लोगों को कितनी अच्छी चीज़ ये चीज़ सीखने को मिल गई कि कितनी भी हेक्टिक चीज़ हो, चाहे पढ़ाई का प्रेशर हो, चाहे देखो आप सबको पता है हम स्टूडेंट्स के लिए ये करते हैं साथ में, और जो दिल्ली पुलिस का वर्क भी आ गया है, तो आपको कितना अच्छा पॉइंट मिल गया सर की तरफ से कि किसी भी चीज़ को अपने ऊपर वर्कलोड ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इससे हमारी मेंटल हेल्थ खराब होगी, उसके बाद फिजिकल हेल्थ अपने आप खराब होती चली जाएगी। सो सर, जैसे कि किसी भी एक पर्सन का, एक इंसान का शुरुआती जो होता है वो छात्र जीवन से होता है, तो आपका कैसे रहा स्टूडेंट लाइफ? आप मतलब काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हो? नहीं, मैं इसमें मतलब एक वो कहता हूँ कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो मैं एक बैक बेंचर हूँ एक तरह से। स्कूल में मैं बैक बेंचर रहा था। धीरे धीरे मैं शुरू से ही मेरी गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई रही है। मैं यमुना विहार में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। तो उसी से मैं निकल के धीरे धीरे मेरा जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ा, मोटिवेशन बढ़ी, तो मैं अपने आप को स्टेप बाय स्टेप आगे लेके आया हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छी रही कि मैं पहले से ही मतलब ये नहीं, स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सो सर, सरकारी स्कूल, आपका गवर्नमेंट स्कूल से आपने कहा मेरा स्कूलिंग हुआ है, तो सरकारी स्कूल को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा मिथ होते हैं सबके दिमाग में। सरकारी स्कूल के लड़के बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, एक तरह से जो मैं नॉर्मल वो कहूँ कि कुछ कर ही नहीं सकते वो लोग, पढ़ाई नहीं होती वहाँ, ये नहीं होता। तो ये वहम है या क्या है, आप बता सकते हैं बहुत अच्छा, तो क्या है ये? नहीं, ये तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती। ये आपकी पर्सनल उस पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस चीज़ों को, एक्टिविटी को ले रहे हो और किस चीज़ को नहीं ले रहे हो। समाज में भी हम कहीं भी रहते हैं, हमारी आंखों के सामने दोनों चीज़ें चलती है, एक बुरी चीज़ चलेगी और एक अच्छी चीज़ चलेगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरफ मोटिवेट होते हो, आप अच्छी चीज़ की तरफ मोटिवेट होते हो या बुरी की तरफ होते हो। नेट है आजकल, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, वहाँ पे आप आजकल फ्रीडम है, हर कोई बच्चा मोबाइल रखता है। अब बच्चे पे अगर आप हल्की फुल्की फैमिली सपोर्ट ये रहेगी, भाई आप अच्छी चीज़ें मोटिवेट उसको करोगे तो वो अच्छी तरफ जाएगा, चाहे उसके सामने कितनी भी बुरी चीज़ें आए फिर भी वो अच्छी की तरफ जाएगा। तो ये एक हमारा जो है ना, फैमिली सपोर्ट कर लो, टीचर ले लो, ऐसा कोई आपके पास मोटिवेशन होनी चाहिए जो आपको थोड़ा बहुत ठीक गाइड करता रहे। तो मतलब स्कूल से फर्क नहीं पड़ता, सरकारी स्कूल से भी निकल के आगे बढ़ सकता है बच्चा? बिल्कुल बिल्कुल, सरकारी स्कूल से निकल के आगे नहीं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। IAS IPS पता नहीं क्या क्या, प्रधानमंत्री, कुछ भी बन सकते हो आप। सो देख सकते हो आपका जो मन का वहम है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम, कोई बोलता है हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, कोई बोलता है हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ये सब आपके मिथ क्लियर हो गए कि आप सरकारी। यहाँ पे मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि मैं भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ। सो देख सकते हो आपकी सर भी हिंदी मीडियम से ही हैं। तो काफ़ी सर हमारे पास भी रेगुलर काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि हम हिंदी मीडियम से हैं, और आपको पता होगा शायद SI के लिए इंग्लिश अच्छी होने बहुत ज़रूरी है। तो इस पॉइंट पे भी हम अभी आएंगे कि सर ने कैसे इंग्लिश को अपनी आगे किया, कैसे तैयारी की उसकी। सो सर, जैसे आपने अपना क्लियर किया, कौन सा ऐसी स्टेज थी लाइफ की जो आपने चुना कि ये लाइन मेरे लिए बेस्ट है? 10th 12th या कब ऐसा दिमाग में आया आपके? ये मैं फैक्ट बताऊँ तो मैंने कभी भी बहुत लंबी सोच नहीं रखी। कभी भी मेरी लाइफ में मैंने ऐसा नहीं सोचा कि सीधा कि मैं सब इंस्पेक्टर बनूंगा या मैं कोई और आगे, ऐसा कोई मोटिव नहीं था। सिर्फ ये था कि जो चीज़ प्रेजेंट में कर रहे हो, जैसे स्कूल में हो तो बहुत ज़्यादा सराउंडिंग ऐसी नहीं थी पढ़ाई वाली, लेकिन अपने खुद में ये था
कि जो चीज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा अच्छे तरीके से कर लो। स्कूलिंग में है जो मैथ कर रहे हैं या सोशल साइंस कर रहे हैं, तो ये लगता था कि यार इसी को थोड़ा अच्छे तरीके से कर लो। 10th तक मेरा हिंदी मीडियम था, 10th में मेरे थोड़े ठीक नंबर आ गए, तो मेरे टीचर ने मोटिवेट कर दिया कि तुम साइंस साइड ले लो। अच्छा अच्छा। साइंस साइड में इंग्लिश मीडियम हो जाता है सब कुछ। तो मैंने जब उसमें ऑप्ट किया टीचर के कहने पे, मुझे खुद को भी लगा कि यार ठीक है साइंस ले लेते हैं। फैमिली ने मेरे कह दिया कि तेरे ऊपर डिपेंड है, अगर कर सकता है तो एडमिशन ले ले, नहीं तो आर्ट ले ले, क्योंकि हिंदी मीडियम रहा शुरू से ही। तो उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं साइंस कर लूँगा। ओके ओके। तो उनके ना करने पे भी मैंने जो है साइंस साइड में ऑप्ट कर लिया और फिर उसको परस्यू करा। बायोलॉजी थी मेरे पास। बायोलॉजी थी आपके पास। हाँ। तो सर ये इतना सब कुछ आपने साइंस ली, बायोलॉजी हो गई, कुछ मैच नहीं कर रहा आपकी जॉब प्रोफाइल से, थोड़ा समझाओगे कि क्या मतलब क्या ऐसा आया दिमाग में? आप बायोलॉजी से निकले तो बच्चे के दिमाग में आता है तो डॉक्टर बनूं या तो कुछ और देखूं, तो आपके दिमाग में कब ये चीज़ आई कि मेरे को डिफेंस चुनना है? हाँ, ये मैं यहाँ पे सही बात, आपने अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया मेरे लिए, क्योंकि मैंने जब 12th पास करी, 12th पास करने के बाद मैंने ज्वाइन किया था NIIT, एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का वो है डिप्लोमा, उसमें मैंने ऑप्ट किया। तो और 2010 में रिसेशन आ गया था। ओके ओके। रिसेशन के दौरान प्राइवेट सेक्टर से जॉब से निकाल रहे थे, तभी कॉमनवेल्थ की ये दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई थी। तो मुझे एक कैरियर ओरिएंटेड के तौर पे मैंने चुना था। मैं सच बताऊं, मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि मैं पुलिस में जाऊं, मेरा कोई मन नहीं था पुलिस में आने का, ना कोई ऐसा मोटिव था। बस एक कैरियर ओरिएंटेड मुझे लगा कि यार प्राइवेट सेक्टर से अच्छा है यहाँ पे ट्राई कर लिया जाए। हालांकि मैं फिजिकली उस समय पे इतना फिट नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी फॉर्म भी भर दिया और उसके लिए तैयारी शुरू कर दी। वो पहली चांस में जो है 2010 जनवरी में मेरा एज ए कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया था। तो आपका सिलेक्शन हुआ था सर फर्स्ट टाइम, क्या फीलिंग थी? लग रहा था हो जाएगा पहले या लग रहा था कि ऐसे ही मैंने दे दिया चलो? हाँ, ये बड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग उस समय मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि जब मैंने पहले दिन फिजिकल मारा था पार्क में, फिजिकल की प्रैक्टिस करने गया था, तो जो मेरी टाइमिंग आई थी 7 मिनट्स 20 सेकेंड, और जबकि जो टेस्ट में टाइमिंग थी वो थी 5 मिनट्स 45 सेकेंड्स। तो मेरे फ्रेंड सर्कल जो था उन्होंने मुझे क्लियर कट नो कर दिया था कि भाई तू क्यों अपना टाइम खराब कर रहा है, तैयारी वैयारी छोड़, अपना जो भी प्राइवेट सेक्टर कर रहा है उसमें अपना काम कर ले, किस लिए तू अपना टाइम खराब कर रहा है फिजिकल में और एग्ज़ाम देने में। तो मेरा यही फोकस रहता था कि मैं प्रभावित नहीं होता था, निगेटिव एक्टिविटी से मैं कभी प्रभावित नहीं हुआ। कितने भी निगेटिव कमेंट आए, कितना भी कोई बुरा बोले, मैंने कभी ना तो उसको पलट के जवाब दिया। मेरा सिर्फ एक जवाब होता था कि कोई नहीं भाई, देख लेंगे यार, कोशिश कर लेंगे, ठीक तो है। वही पॉइंट मुझे यहाँ तक लेके आया। ओके, मतलब ये है कि आजकल ये होता है कि रिश्तेदार हो गए चाहे फैमिली फ्रेंड्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि नहीं होगा नहीं होगा। तो सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आप आज इस पोस्ट पर हो तो किसको आप एज अ रोल मॉडल देखते हो? किसने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया है, या आपने किसी की तरह बनना चाहा है? घर में कोई हो सकता है या बाहर किसी को देखकर ऐसा कुछ है आपकी कोई लाइफ में ऐसा पर्सन? हाँ, अगर मोटिवेशन के लिए कहें तो जब मैं कांस्टेबल के तौर पे मैं जॉब कर रहा था, तो मेरे जो कोलीग्स थे, सीनियर्स थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। कुछ मेरे ऑफिसर्स थे, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स, जब उनको मैं ड्यूटी करते हुए देखता था तो मुझे लगता था कि हाँ यार ये पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, और मुझे मोटिवेट किया उन्होंने। तो वो एक्टिव लगते थे मुझे, वो कि इतने एक्टिव हो गए, इतने जोश से काम कर रहे हैं, तो मेरे मन में भी आता था कि यार मैं भी इस तरह से काम करना चाहता हूँ। उसने मुझे मोटिवेट किया आगे प्रिपरेशन करने के लिए। और सर एक फीलिंग और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने कांस्टेबल एज अ जॉब किया और अब सब इंस्पेक्टर हैं आप, तो कंधा पूरा ही खाली था पहले और अब 2 सितारे, तो क्या फीलिंग है? पहले क्या फीलिंग थी और अब क्या फीलिंग है? हाँ, फीलिंग बहुत अमेजिंग है इसमें, नो डाउट, क्योंकि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही आई है। एक कांस्टेबल जो रैंक होती है उसमें भी काम बराबर है, उसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसमें एक पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि जो ऑफिसर्स ने बता दिया कि भाई आपको ये काम करना है, तो हमारा सिर्फ मोटिव ये रहता है कि हाँ यार ये काम हो जाए, उसके बाद में फ्री। लेकिन एक सब इंस्पेक्टर रैंक में आने के बाद अगर आपको एक काम मिल गया तो वो आपकी पर्सनल लायबिलिटी है कि वो काम आपको जब तक फिनिश नहीं हो जाता और उससे आगे भी जो उसको परस्यू कर रहे हैं, तो वो आपकी लायबिलिटी है, वो आपके
मतलब यहाँ पे रखा रहता है वो। अच्छा अच्छा। तो सर जैसे कि जो सब इंस्पेक्टर पे हम पोस्ट पे आ जाते हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिनको सब इंस्पेक्टर बनना है, जैसे आपने अब हिंदी मीडियम वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, आप हिंदी मीडियम से हैं, बहुत बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं या इंग्लिश मीडियम से होकर भी इंग्लिश वीक होती है, तो आपने उस चीज़ को कैसे ओवरकम किया? क्योंकि इसमें इंग्लिश का बहुत वो टेस्ट होता है जो एक वो क्लियर करना पड़ता है, तो उसमें आपने मतलब कैसे तैयारी की? क्योंकि आपकी तो इंग्लिश वीक होगी उस टाइम, तो कैसे आपने तैयारी की उसके लिए? हाँ, ये तो पॉइंट अच्छा है, क्योंकि आपसे जब मेरी पहली बार बात हुई थी तो आपने यही कहा था कि मैं मोटिवेशन, जो नए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लड़के, उनके लिए मोटिवेशन के लिए मैं वीडियो शूट करता हूँ। तो ये पॉइंट अच्छा है। मैं बताना चाहूँगा कि उसमें जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी, इंग्लिश मेरी जब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हालांकि मैंने 10th के बाद जब इंग्लिश मीडियम में मेरी साइंस हो गई थी तो हल्का फुल्का टच में मैं आ गया था। लेकिन जो एक्चुअल जो चैलेंज मेरे लिए आया है जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी कंपटीशन के लिए, सीपीओ के लिए, तो सीपीओ के साथ साथ मैंने टारगेट बनाया सीजीएल को, कि सीजीएल की तैयारी करेंगे तो सीपीओ निकल सकता है, अकेले सीपीओ की तैयारी करूँगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो इंग्लिश में मैंने वही न्यूज़पेपर पढ़ना, ये सबको वही चीज़ें हैं कॉमन जो सबको पता है, वही बुक्स हैं, बस करते आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो उस चीज़ की। भाई एमबी पब्लिकेशन की पढ़ते हैं हम, वही अरिहंत की बुक है, एसपी बख्शी की, वही चीज़ें मैंने भी पढ़ी है, वही चीज़ें आप भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको रिपीट कितनी बार कर रहे हो आप, कितनी बार उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं और कितने प्रैक्टिस सेट आप निकाल रहे हैं, इस चीज़ पे सारा डिपेंड करता है। और वो आपकी जब आप एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस देने जाओगे तो वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। सो सर पूरी तैयारी के दौरान जब आप सब इंस्पेक्टर एज अ कांस्टेबल काम कर रहे थे और जब सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आप जब तैयारी करने लगे, पूरी तैयारी के दौरान कभी ऐसा लगा कि पता नहीं कंधे पे सितारे आएंगे कि नहीं आएंगे, सब इंस्पेक्टर बनूंगा, कभी ऐसा पॉइंट लगा कहीं पर, या आपको कॉन्फिडेंस था कि करना ही करना है? हाँ, ऐसा तो बहुत बार ऐसा लगता था कि पता नहीं मतलब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन एक मन में मेरे मतलब जो मैंने बताया ना, मैं नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव जाना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे पता है पॉजिटिव की तरफ चलेंगे तो वो चीज़ मिले ना मिले कुछ और आपको अच्छा ज़रूर मिल जाएगा। तो इसलिए मेरे मन में ये था कि नहीं यार कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब सिलेक्शन तो होगा, 2 सितारे तो आएंगे। तो मन में एक वो था, तो इसलिए उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करते रहते थे, कभी हताश नहीं हुआ। थोड़ा बहुत कई बार आता था तो फिर दोबारा किताब विताब पढ़ के फिर एक्टिव हो जाते थे कि हाँ नहीं ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा एक एग्ज़ाम में फेल हो गए तो फिर मैंने कहा नहीं ठीक है कोई नहीं, अब दोबारा चालू करते हैं। ओके सो मतलब ये मेन है कि प्रिपरेशन रेगुलर रखनी है अपनी, और कहीं पर आपको लगे कि बैक स्टेप लेना है तो नहीं भाई, अगर आप तैयारी करते रहोगे तो सिलेक्शन 100% होना ही होना है। क्योंकि सर ने जैसे बताया जो बुक इन्होंने पढ़ी वो आपको ही पढ़नी है, न्यूज़पेपर आपको भी पढ़ना है, इन्होंने भी पढ़ा अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, सेम कॉमन पॉइंट्स हैं, बस उसको किस रेगुलरिटी से आप उसको फॉलो करते हो वो डिपेंड करता है, बस कितनी मेहनत करते हो। सो सर जैसे जो अभी एसआई के एस्पिरेंट्स हैं उनको आप कोई टिप ऐसी देना चाहो तैयारी के लिए, कुछ भी चीज़ ऐसा जो आपको लगे कि उनके लिए काम की होगी? हाँ, इसके लिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सीपीओ में के थ्रू आप एसआई बनते हैं, और उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एक तो मैथमेटिक्स, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ये 2 चीज़ें मेन हैं, और इंग्लिश सबसे ज़्यादा मेन है क्योंकि एक मेंस एग्ज़ाम होता है सिर्फ इंग्लिश का। तो उसके लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, प्रैक्टिस के लिए जैसे मैंने यूज़ की थी एमबी पब्लिकेशन की एक आती है, उसमें प्रीवियस ईयर्स के सारे अलग अलग एसएससी में जो एग्ज़ाम आ रखे हैं, क्वेश्चन आ रखे हैं, वो सारे प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा भी मैंने मल्टीपल प्रैक्टिस सेट के वो ला रखे थे क्वेश्चन बैंक, जिनको मैं बार बार रिपीट करके प्रैक्टिस करता था, और न्यूज़पेपर में से नए वर्ड मीनिंग भी मैं छांटता था। मैंने एक डायरी बना रखी थी, उनको करता था। और हालांकि जैसे मैं जॉब कर रहा था तो जॉब करते समय भी मैं अपने पास जो है ना एक पेपर पे वर्ड मीनिंग्स लिख के और ग्रामर के पॉइंट लिख के उनको अपनी पॉकेट में रखता था। जब भी मैं अपने ड्यूटी पॉइंट पे होता था तो उनको निकाल के मैं उनको देख के और पॉकेट में रख लेता था, देख के पॉकेट में, वो मेरे याद मेमोराइज करता रहता था उनको। तो वो चीज़ें मुझे ये लगता था कि कोई भी टाइम मेरा वेस्ट ना जाए, मैं कहीं पे भी हूँ तो मेरी स्टडी मेरे साथ रहे और वो फिर आपको हेल्प करेगी। सो कितना अच्छा पॉइंट आप सबको मिला कि जो लोग बोलते हैं, आप लोग बोलते हो कि हमारे पास टाइम नहीं है, भले ही आप घर में बैठे हो तब भी आपके पास टाइम नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हो सर ऑन ड्यूटी रहकर भी सर ने तैयारी की है, और किस हिसाब से क्या पॉइंट बताया कि पॉकेट में से निकाल के उसको मेमोराइज किया,
फिर रख लिया। तो बहुत ये सब चीज़ें जो है ना, ये रियल स्ट्रगल है। ये आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप लोग इससे मोटिवेट हो सको और थोड़ी गाइडेंस मिले, आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज ला सको। सो सर, जैसे जब आप मतलब आपने ऐसा ही क्लैरिफाई कर लिया, तो मतलब घर में कौन ज़्यादा सपोर्टिव है आपको इस जॉब को लेकर? सभी लोग सपोर्टिव हैं? जैसे आपने बताया आपके फादर भी इसी सर्विस में, तो उनका यही सपना था कि मेरा बेटा भी इसी उसमें जाए? हाँ, मेरे फादर जो है ना थोड़े शांत स्वभाव के हैं। उन्होंने कभी मुझे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए पुश नहीं किया, कभी नेगेटिव भी नहीं बोला, कभी पुश भी नहीं किया। वो रहते थे कि भाई ठीक है, जितनी आपकी एबिलिटी है आप अपना कोशिश करो और जहाँ तक पहुँच सकते पहुँचो। वो तो खुश थे कि जब हमारी जॉब लग गई थी तो वो उसी में भी खुश थे कि हाँ चलो वर्क जॉब लग गई है तो अब अपना आगे काम कर लेंगे। लेकिन मेरे मन में एक वो था कि हाँ नहीं ठीक है, कुछ आगे भी करना है। तो तब मैंने SI की प्रिपरेशन करी। हालांकि एक दो एग्ज़ाम फेल होने के बाद उनको भी थोड़ा सा, फैमिली को भी ये लग रहा था कि पता नहीं इससे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था, मैंने अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। तो वो चीज़ जब सक्सेस मिल गई तो फैमिली भी खुश हो गई और जो रिलेटिव थे वो भी सभी ने बड़ा कॉन्ग्रेचुलेट किया। और सबसे इमोशनल मेरे फादर हुए जब मैंने उनको बताया। उनको बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल उन्होंने ज्वाइन किया था और अभी ASI हैं, रिटायर भी होने वाले हैं हाल ही में। तो सर, जैसे कि आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं SI के अभी तक? मैंने 3 अटैम्प्ट दिए थे, 3rd अटैम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया था। 3rd अटेम्प्ट में आपका क्लियर। तो क्या कमियां लगी पहले 2 अटेम्प्ट की आपको? पहले 2 अटैम्प्ट में मुझे एक तरह से लगा लो कि मैंने शुरू ही तब किया था असली प्रिपरेशन करनी। तो मैंने यही अपने माइंड में पहले एग्ज़ाम देने के दौरान ही मैंने अपने माइंड में डाल लिया था कि मुझे हर एग्ज़ाम में अपने आप को इम्प्रूव करना है। उसके लिए मैंने क्या करा, साइड में मैंने वो अदर एग्ज़ाम भी दिए, जैसे SSC CGL हो गया। CGL मैंने कभी मिस नहीं किया क्योंकि CGL मुझे ऐसा लगा कि CGL का लेवल थोड़ा अप है। अगर मैं CGL को करूँगा तो मेरे लिए CPO क्रैक करना थोड़ा आसान होगा। और वही कारण हुआ, वही चीज़ हुई कि मैथ में मेरा थोड़ा इतना उस लेवल तक नहीं था CGL के लेवल का, क्योंकि CGL में मेरे मैथ में नंबर कम थोड़े रह जाते थे, इसलिए CGL में ना होकर मेरा CPO में मेरा। तो मतलब जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश है ये थोड़ा अच्छा करने की ज़रूरत है जो SI बनना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैथमेटिक्स और इंग्लिश मस्ट है क्योंकि जो आपका सोशल साइंस वाला पार्ट है उसमें आपकी स्कूल में जो आपने पढ़ी है ना वो भी आपके काम आ जाती है। उसमें भी आपके याद आ जाती है कि चीज़ें कि आपने स्कूल में NCERT में पढ़ा है, उस हिसाब से भी आप 15-20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं आसानी से। लेकिन मैथ और इंग्लिश ऐसी है जो आपको मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़रूर। ओके। और सर, अब आ जाते हैं थोड़ा आपका जो सुपर कूल वाले इस पे। तो आप सुपर कूल कैसे रह पाते हैं? थोड़ा कुछ अगर गाइडेंस हमें भी मिल जाए थोड़ा, और जो व्यूअर्स हैं उनको भी मिल जाए, कैसे रखते हो आप अपने आप को सुपर कूल? अच्छा, ये सुपर कूल वाला मैं एक बता देता हूँ कि मेरा शुरू से ही एक मतलब ये लगा लो कि बचपन से ही मेरी इस तरह की एक्टिविटी रही है कि मैं मेरी कोशिश रहती है कि पॉजिटिव चीज़ों को ग्रहण करूँ। सुनने की क्षमता ज़्यादा है मेरी, मैं पहले सामने वाले को सुनता हूँ कि ये क्या कह रहा है। खुद को एक्सप्रेस करने से पहले दूसरे को सुन लो। अगर आप में सुनने की एबिलिटी है तो आप कहीं मार नहीं खाओगे। सिर्फ सुन भी लोगे ना लोगों को तो भी चीज़ें सीख जाओगे कि हाँ दुनिया में क्या चल रहा है और लोग किस तरह से सोचते हैं, इसके मन में क्या है, वो चीज़ें आप सब ऑब्जर्व कर जाओगे। लेकिन अगर आप सुनोगे नहीं और एक्सप्रेस पहले कर दोगे तो वहाँ पे आपको फेलियर मिल जाएगा। ओके। सो सर, जैसे आजकल डिफरेंट केसेस आते हैं आपके पास, कभी कोई केस आ गया, कभी किसी चीज़ के रिगार्डिंग आ गया, तो बहुत कभी होता है, हर एक इंसान का होता है। जैसे हम आम जनता के सामने भी अगर कोई क्रिमिनल आ जाए, कोई मर्डरर आ जाए, किसी ने कुछ किया हो तो हमारा गुस्सा फूट जाता है उसके ऊपर कि इसने ये काम कर दिया यार, कैसे कर दिया। तो आप एक पुलिसमैन है, तो भले एक ह्यूमन नेचर होता है, हमें कभी गुस्सा आ जाता है, तो आप उसको कंट्रोल कैसे करते हो? देखो, एक पुलिस का जो काम है ना वो एज ए प्रोटेक्टर का है, डिस्ट्रॉयर नहीं है। पुलिस प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और अगर एक्यूज भी हमारे सामने आ जाता है तो अगर पब्लिक उसको पीट रही है या कोई उसके साथ गलत चीज़ हो रही है तो हमें उसको भी प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि सज़ा देने का काम देखो कानून का है। जो कोर्ट में सज़ा जज देंगे वो देंगे, लेकिन हमारा काम है उस चीज़ को प्रोसेस करके और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना कि ये इसने ऑफेंस किया है और जो एविडेंसेस हैं वो सारी चीज़ें सामने रखने। बाकी जो उसको सज़ा होगी वो कोर्ट से होती है।
हम अगर उस चीज़ को मार पीटेंगे वो चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है, वो ना कानून के हिसाब से भी ठीक है और वैसे भी ठीक नहीं है। इसलिए उस एग्रेशन को हम जो है अपने अंदर ही दबा लेते हैं और ऐसी चीज़ों से बचते हैं। मीन्स ये है कि लॉ एंड ऑर्डर के अंदर ही चलना पड़ता है। जैसे लोगों का ऐसा मिथ होता है कि पुलिस वाले ऐसे ही मार देते हैं, ये करते हैं, तो ये चीज़ बहुत बड़ा मिथ है। मैं आप सबको ये चीज़ बता दूं कि लॉ एंड ऑर्डर होता है, बना होता है, हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से पूरा प्रोसेस चलता है कि कैसे आपके पास आया। सर जैसे कि मैं आपसे पूछूं, अगर स्टेजेस होती है ना कि आपके पास आया पहले केस, फिर ये फाइल होगा, फिर ये, फिर लाइक आगे इस टाइप से, तो ये चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ का स्टेप होता है। जैसे आप सबको पता है, हमने रिसेंटली एडवोकेट मैम के साथ किया था, तो उन्होंने बताया था कि सर कोर्ट, उन्होंने प्रॉपरली क्लियर किया था कि कोर्ट के अंदर डायरेक्ट जाते ही सब कुछ सुनवाई नहीं हो जाती, उनकी भी स्टेजेस होती हैं कि आर्ग्यूमेंट की ये स्टेज है, ये सब। और सर जैसे कि आजकल काफ़ी ज़्यादा जो केसेस हो रहे हैं वो यूथ के बीच में हो रहे हैं। बहुत केसेस आपके पास आते होंगे यंग यूथ के, बहुत आजकल यंग जो लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, कोई भी, बहुत केसेस आते हैं ऐसे। तो क्या लगता है यंग जनरेशन को देखकर, आजकल आप क्या सोचते हो यंग जनरेशन के बारे में? यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि मैंने हाल ही में कुछ केस दिए हैं अपने पास, मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन उनमें जो यूथ हैं और वो नए नए 22 साल, 23 साल, 21 साल, 24 साल, ये उनकी उम्र है, और एक उनमें एक मतलब सोशल एक ऐसा चेंज आ रहा है कि वो पता नहीं इस तरह की एक्टिविटी की तरफ किस लिए एंटाइज हो रहे हैं, उस तरफ प्रभावित हो रहे हैं कि वो इन तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। छोटी मोटी बातों पर, कॉलेज के झगड़ों पर, अपनी पर्सनल कोई यारी दोस्ती में झगड़ा हो गया और वो इन चीज़ों पर कट्टे, पिस्टल, इस तरह की चीज़ें कहीं से अरेंज करके और वो उनका यूज़ कर रहे हैं। तो उनको देख के बहुत ही मतलब निराशा होती है कि ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। हम भी उनको समझाने की कोशिश भी करते हैं, अपनी तरफ से ये भी कोशिश करते हैं कि भाई इस तरह की चीज़ें कहाँ से सप्लाई हो रही है, क्या हो रही है, उनको भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक कल्चर थोड़ा सा, आप जैसे, अब मैं टारगेट भी नहीं करना चाहूँगा, गाने बनते हैं इन्हीं चीज़ों पे, वो लोग पसंद भी कर रहे हैं, तो बुरा नहीं है, गाने बने हैं एंजॉय करने के लिए, एंजॉय करो, उनको अपनी लाइफ में यूज़ मत करो, सिर्फ एंजॉय करो, उनको उनसे प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है आपको। गानों को गानों की तरह यूज़ महसूस करो और फिर छोड़ दो। अब उनसे प्रभावित होकर आप पर्सनल लाइफ में इन चीज़ों को अरेंज करके और उनको दिखाने के लिए, शो करने के लिए, और एक शब्द एक नया निकाल दिया है कि भाईचारा, भाईचारा के लिए, भाई के लिए कुछ भी कर जाएंगे, ये कर जाएंगे। बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, बहुत ही गलत एक मोटिव सोशल में, समाज में एक वो चल रहा है। तो उसको ख़त्म करने के जो भी लोग इसको देख रहे हैं, अपने फैमिली में अपने छोटे भाई, अपने बच्चों को जो है ना इन चीज़ों से दूर रखें और अच्छी चीज़ों की तरफ मोटिवेट करें। जैसे कि आप देख सकते हो, सेम यही पॉइंट हमारे मनोज सर जो थे इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने भी यही चीज़ बताई थी कि जो आजकल जो यूथ है वो बदमाशी के उसमें कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। जो गानों को आप लोग अपने उस पर ले लेते हो कि हम भाई बन गए, ये वो, इस टाइप से। तो जैसे कि सर आजकल बहुत ज़्यादा यूथ के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये वो, तो आपको क्या मेंटेलिटी लगती है उनकी, क्या सोच है आज उनकी? बहुत ज़्यादा एग्रेशन है अंदर या फ्रस्ट्रेशन है, क्या चीज़ लगता है उनके, क्या सोच लगती है आपका उनसे डेली वो होता है, आप बात करते हो, समझते हो उनको, क्यों किया उन्होंने ये क्राइम, तो क्या लगता है, क्या सोच रखते हैं वो बच्चे? उसका कारण मैं बताऊंगा कि एक मार्गदर्शन की कमी है, मोटिवेशन की कमी है, कि कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं कि उनके पास स्पेयर टाइम काफ़ी है। सबसे अच्छा रहेगा अगर आप अपने बच्चे को, अपने भाई को, छोटे भाई को या बच्चे को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखो। भाई वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, सिर्फ स्कूल जाके, कॉलेज जाके आपका मकसद पूरा नहीं होता। कॉलेज चला गया बच्चा, वहाँ पे पढ़ लिया, उसके बाद क्या कर रहा है, मॉर्निंग में उसने क्या किया, इवनिंग में कहाँ जा रहा है, वो किसके पास बैठ रहा है, बजाय वो अपने दोस्तों में बैठ के कहीं इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, उसके बजाय आप उसको कहीं किसी एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, कोई जिम कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स कर रहा है, या कोई चेस खेल रहा है, या घर में फैमिली में इन्वॉल्व हो रहा है, उन चीज़ों में अगर होता है तो बेटर है। अगर वो इसी तरह डेली आपको लगता है कि वो डेली बाहर जा रहा है, अपने दोस्तों में जा रहा है, आपको पता नहीं है और कहाँ जा रहा है, क्या करता है, तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा गलत ट्रैक पे जा सकता है। सभी पेरेंट्स के लिए भी कितना अच्छा मैसेज दिया सर ने कि ये है कि इन सब चीज़ों से अब अगर आप लोग, सर आपको क्या लगता है वैसे, मेन आपने मार्गदर्शन की गलती बताई है, तो इसमें बच्चे की गलती है, पेरेंट्स की गलती है, स्कूल की गलती किसकी लगती है आपको, या बच्चे की गलती है कि वो समझ नहीं पा रहा है? नहीं, बच्चे की गलती तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक जब तक आप उसको खुद ट्रैक नहीं करोगे,
भाई आप अपने बच्चे से फ्रेंडली हो तो आप अपने बच्चे से पूछ पाओगे, वो भी आपको बता पाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो तो बच्चा आपसे छुपा के कुछ ना कुछ करेगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने बच्चे से फ्रेंडली रहो, अपने छोटे भाई से फ्रेंडली रहो और उससे पूछो कि भाई तेरे कौन कौन दोस्त है और कहाँ तू क्या घूमने जाता है, क्या करता है। तो अच्छा रहेगा, उसको उसकी एक्टिविटी ट्रैक करते रहें कि वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आजकल नशे की तरफ भी बहुत यूथ जा रहा है, बहुत ज़्यादा। और छोटा नशा जो हम कहते हैं कि गांजा और इस तरह की चीज़ें जो इजीली अवेलेबल हो जाती है और उसको छुपाने में भी दिक्कत नहीं होती। कोई अपने पर्स में छुपा लेगा, कोई नई नई जनरेशन अच्छे अच्छे फैमिलीज़ के और इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। जब हमारे सामने आती है चीज़ें, और फैमिलीज़ को तब पता लगता है कि जब वो उनके हाथ से बात बाहर चली जाती है, तब वो पुलिस के पास आती है कि हमें तो अब पता लगा है कि ये मतलब इस लेवल का इसमें एडिक्शन हो चुकी है कि अब इसको छोड़ नहीं पा रहा है। फिर हम उनको कोशिश करते हैं समझाने की, काउंसलिंग करके या किस तरह से कि वो अपने वापस ट्रैक पे आ सके। सो आप देख सकते हो एक पुलिस जॉब में सर ने जैसे बताया कि काउंसलिंग मेन होता है। जो पुलिस होती है बहुत अच्छी काउंसलर भी होती है, कितना अच्छा वो लोग पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं। अगर कोई केस आया और जो एक पर्सन आता है उनके पास कोई यंग यूथ आया किसी क्राइम में या कुछ, उनको भी समझाने की पूरी कोशिश की जाती है। तो कितना अच्छा आपको देखो मैसेज मिलता जा रहा है, क्या क्या चीज़ें आजकल फैल रही हैं और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो सर और कोई कुछ ऐसा मैसेज कुछ आप पहुंचाना चाहो आज के यूथ के लिए, कुछ आपको दिखाओ कि हाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसा और कुछ लाइक आप फ्रेंडशिप को लेकर पहले बोल रहे थे कुछ चीज़ें, और जैसे भाईचारे को लेकर आप बोल रहे थे कि 2-4 लड़के अगर भाई बोलने लग जाते हैं तो वो जो पर्सन होता है वो अपने आप को एक अलग ही समझने लगता है। तो मतलब क्या चीज़ें लगती हैं फिर? हाँ, मैं इसमें तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अब लाइन ऑर्डर बहुत बड़ी चीज़ है, कानून व्यवस्था बहुत बड़ी चीज़ है। अब वो चीज़ें नहीं है कि आप कोई क्राइम कर दोगे और आप आसानी से बच जाओगे। अगर आपने कोई ऑफेंस किया है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, किसी के साथ मारपीट करिए, कुछ भी करिए, तो कानून में उसका प्रावधान है, आपको सज़ा मिलेगी। तो बजाय उस चीज़ों के ये चीज़ें गलत एक्टिविटी इन्वॉल्व होने के लिए अगर आपके सामने कोई ऑफेंस होता है तो उसको पुलिस को रिपोर्ट करें। खुद उसमें मतलब हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ठीक है इसके साथ ऐसा हो गया और अब हम भी ऐसा करेंगे। वो चीज़ें करके आप जो है अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे और आपके लिए गलत साबित होगा। बजाय ऐसा करने के आप जो है, अगर छोटा शुरुआत में होती है उसकी आप पुलिस को सूचना दें, पुलिस उसको अपने जो कानून के हिसाब से उसमें प्रोसीजर अपनाएगी और उसको सज़ा दिलवाएगी। तो आप अपने हाथ में कानून को ना लें और पुलिस पे भरोसा रखें। तो वही चीज़ है कि मेन है जो आम जनता है उनको जो पुलिस के आँख कान नाक सब कुछ बनना है, क्योंकि हर एक इंसान के पीछे पुलिस नहीं जा सकती। ओके, हर एक इंसान के पीछे पुलिस नहीं पड़ सकती। आपको हमारा जो है एक जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो भी वर्क कर रहे हैं ऑन फील्ड कर रहे हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनका आपको आँख कान नाक सब बनना है, उनको बताना है ये चीज़, उन तक पहुंचानी है। क्योंकि सर हर एक इंसान के पीछे पुलिस नहीं रह सकती, ये बात भी सच है। क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ हो गए, यहाँ पुलिस वाले नहीं पहुंचे, जब तक उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी तो वो पहुंचेंगे कैसे? तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हाँ आप लोगों को इस चीज़ के लिए ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है। तो आपको देखो कितने अच्छे अच्छे ये सारी चीज़ें मैसेज मिली आज के यंग यूथ के लिए कि क्या गलत ट्रैक पे जाया जा रहा है और क्या चीज़ें हो रही हैं आजकल, सभी चीज़ें। तो सर एट लास्ट कोई टिप देना चाहो आप एस्पिरेंट्स के लिए और कोई मैसेज देना चाहो अगर हमारे व्यूअर्स यूथ के लिए? सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने लाइफ को जो है एक जॉयफुल तरीके से जिए, कि हताश होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में रिजेक्शन सभी को मिलते हैं और रिजेक्शन के बाद जो सक्सेस मिलती है ना, असली मज़ा उसी का है। जो रिजेक्शन फेस करके वो फिर सक्सेस लेता है ना, असली मज़ा वही लेगा। वो जो सीधा एक सक्सेस मिलेगी ना, उसको ये पता ही नहीं लगेगा कि क्या सक्सेस होती है, उसका एंजॉय नहीं ले पाएगा। तो अगर आपको रिजेक्शन मिल रहे हैं ना, तो आप ये बिलीव करो कि सबसे ज़्यादा एंजॉय भी आप ही लोगे लाइफ में। और अपने आप को मोटिवेट रखो और सुपर कूल रहो, एंजॉय करो। तो आज से सुपर कूल का टैग आप लोग अपनी लाइफ में भी बांध लो, जो सर का जो टैग है ये आप अपनी लाइफ में भी बांध लो, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। क्योंकि सर आजकल जो जितने भी क्राइम हो जाते हैं ये गुस्से में ही हो जाते हैं, एंगर में हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में। और आजकल का यूथ थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, मतलब चाहे पढ़ाई को लेकर हो, कोई किसी चीज़ को एंगर इश्यूज़ हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ी डाउन रखनी है। यही मैसेज है आप सबके लिए, ठीक है। तो इसी पॉडकास्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं और थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा वैल्यूएबल टाइम दिया अपना स्टूडेंट्स के लिए। सर ने बहुत बिजी शेड्यूल में से काफ़ी टाइम से मेरी सर के साथ बात चल रही थी और
अब जाके टाइम मिला और सर आए और सर के साथ हमारी बातचीत हुई और आप लोगों से मैंने रूबरू करवाया, अच्छे अच्छे मैसेजेस आपको दिलवाए। तो यही हमारा रहता है मेन कि रेगुलर हम लोग ऐसे ही वर्क करते रहे, ऐसे ही ऑफिसर्स के जो वर्क हैं, ऑफिसर्स की जो गाइडेंस है आप तक पहुंचाते रहे और ऐसी दिल्ली पुलिस आगे बढ़ती रहे। ठीक है, तो इसी मोमेंट पे अब लेते हैं हम अलविदा। हमारी पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद। हाँ, अगर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि सब इंस्पेक्टर्स ड्राइंग के लिए अगर आप चॉइस कर रहे हैं तो पुरजोर से तैयारी करें और सिलेक्शन लें, क्योंकि लाइफ में एडवेंचर चाहिए तो सब इंस्पेक्टर रैंक पर आ जाओ। डेली आपको दिन में 3 बार नए नए फेज़ की तरह की चीज़ें मिलेगी। अगले दिन आपको नया चैलेंज मिलेगा, हर डे आपको नया चैलेंज मिलेगा और काम करने का मौका मिलेगा। तो अपना मोटिवेट रहिए और आइए, ज्वाइन करिए, साथ में काम करेंगे। जय हिंद। सो सर, एट लास्ट ऑफ इंटरव्यू 2 शब्द अगर आप हमारे चैनल के लिए कुछ बोलना चाहें तो। हाँ, चैनल के लिए भाई मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है। यूथ को आप मोटिवेट करते हैं अच्छे काम करने के लिए, और फोर्स, स्पेशली जो फोर्स में जाना चाहते हैं, पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए एक अलग से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ठीक है, कैसी वर्किंग है, किस तरह की प्रिपरेशन करनी पड़ती है और क्या चीज़ें होती है, तो वो चीज़ें उनको मोटिवेट करती है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हाँ, पर ये बात मैं कहूँगा कि एक तो पुलिस के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है, आप जो पुलिस ऑफिसर्स की वीडियो डालते हो तो एक पुलिस की छवि, पुलिस को भी रूबरू होने का मौका मिलता है, अपनी बातें एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है कि ठीक है, किस तरह की वर्किंग, किस तरह की लाइफ जी रहे हैं, क्या करते हैं, तो वो चीज़ बढ़िया है। और तुम्हारे बारे में तो मैं ये कह दूँ कि मतलब कॉन्फिडेंस है आपका, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है और अभी इस स्टेज में है और बहुत आगे लाइफ में बढ़ोगे। अच्छा लगा बहुत मिलके। सो यूनिक नेम, बाकी में यूनिक नेम है प्रथम परिवर्तन। जब आपका फर्स्ट टाइम मेरे पास मैसेज आया था, हाँ जी, तो उसी ने मुझे एंटाइज किया कि यार ये नाम काफ़ी यूनिक सा है, और विजिट किया तो अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, कॉन्फिडेंस है बंदे में और एक जेन्युइन पर्सन है, तो इसलिए मिलने के लिए मेरे भी मन किया कि ठीक है मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, इतना हेक्टिक शेड्यूल में से आपने हमें टाइम दिया, स्टूडेंट्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू।